तो आज हम लोग करेंगे स्टार्ट डाइलेक्ट्रिक्स। अभी हम कोई डेफिनेशन नहीं बता रहे, ठीक है, आगे चलेंगे जरूरत के अनुसार बताएंगे। उससे पहले कुछ हम बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ा रहे थे उसी समय बोले थे कि जो दोनों के बीच लग रहा है फोर्स है, अगर किसी और मीडियम में रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का क्या होगा। तो इसकी कहानी हम कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक्स में करेंगे, क्योंकि हमको करना ही था इसलिए वहाँ पे छोड़ दिए थे। ठीक, तो आज वो घड़ी आ गई है, वो दिन आ गया है, टाइम वाइम नोट कर लो, डेट वेट नोट कर लो, इसी दिन की बात कर रहे थे। ठीक है, हमको तो पता था, आपको पता नहीं था। चल पहले ये बताओ, जो जो पूछते जाएंगे बताते जाना। दो चार्ज है, ठीक है, रेस्ट पे बिल्कुल आराम से रखा हुआ है, दौड़ने भागने वाला सिचुएशन नहीं है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड वही होता था जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होता था, और ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। के नहीं यूज कर रहे हैं, के यूज करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने वाला वो भी के से ही दिखता है। और बोर्ड में अगर के लिख दिए, सुन लीजिए, बोर्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के जो लिखते हो ना, के मत लिखा करो, लिखोगे जाओगे, बोर्ड वाला टीचर तुरंत काट देता, पता नहीं उसको क्या नफरत है। ठीक है, क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें भी उसको के लिखती हैं, ठीक है, बट हाँ असली में तो कांस्टेंट यही था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का चर्चा किए थे। क्या था ये? तो भाई वैक्यूम या फ्री स्पेस, जो चार्ज फ्री स्पेस, बेसिकली फ्री स्पेस जब भी बोलते तो उसका क्या मतलब होता है? चार्ज फ्री स्पेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बेटर बोलना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू कैसे पास करने देता है ना, उसी का एक मेजरमेंट था एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है ना, कितनी आसानी से या कितना दिक्कत के साथ पास करने देता, उसी का मेजरमेंट था एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ा सा कोई आपसे पूछ ले, परेशान करे फिजिक्स में, तो उसको बोल देना कि स्पेस टाइम फैब्रिक जो होता है ना, उसके स्ट्रेस का मेजरमेंट होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगली बार से आपसे कोई ज्यादा सवाल नहीं करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां तक में सबको ठीक ठाक, कोई दिक्कत? अब हम एक सवाल पूछते हैं कि मान लो इसको किसी मीडियम में रख दिया, इसी दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दिए, और मान के चल रहे हैं कि इन दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा का पूरा इसी मीडियम में, मतलब ये मीडियम एक तरह से बोल सकते हो कि बहुत लार्ज है। ठीक है, लिमिटेड मीडियम का हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मीडियम कैसा है? लार्ज, मतलब दोनों चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकलेगा सबका सब इसी मीडियम में होगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे तो फिर जैसे दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे वो तो इन्फिनिटी तक होता है, तो इसको मान के चलेंगे कि चार्ज के बीच जो सेपरेशन उसके रिस्पेक्ट में मीडियम काफी बड़ा। ठीक है, तो हम आपसे पूछते हैं कि यहां पे एक चार्ज रख देते हैं Q1 और एक चार्ज रख देते हैं Q2, और इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या है वो भी समझाएंगे। मान लो दिया हुआ है एप्सिलॉन R, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है वो भी समझाएंगे। ठीक है, और ये दूरी R है। ठीक है, तो ये मीडियम, इस मीडियम में जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है या जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1/2 कितना होगा बताओ? कितना होगा? वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, फोर्स ऑन 1/2 या फोर्स ऑन 2/1 अभी भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, दो मास को पानी में रख दो तो क्या उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है? नहीं होता ना। उसी तरह दो चार्ज को किसी भी मीडियम में रख दो, एक का फोर्स दूसरे पे और दूसरे का फोर्स पहले पे, अब भी वही होगा जो पहले होता था, जो पहले होता था।
आप बोलोगे कि सर हम तो किसी किताब में पढ़े हैं, वहां कुछ ऐसे लिखा होता था कि फोर्स जो होता है 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है, वो मिलके मीडियम का परमिटिव बन जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब ध्यान से सुन मेरी बात, ये जो है ना, दिस इज नॉट फोर्स ऑन 1/2, दिस इज नॉट फोर्स ऑन 1/2, rather than this is net force on 1। ध्यान से सुनते जाना, अगर नेट फोर्स की बात करें 1 पे, आराम से फिर हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, जब नेट फोर्स की बात करें 1 पे तो वो होगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर 1 होता है वैक्यूम के लिए। 1 किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। एयर का भी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 00 समथिंग होता है, तो इसलिए उसको भी लगभग 1 ही लेके चलता है, ठीक है। अब जैसे ही हम ये लिखें तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, सर फोर्स ऑन 1/2 तो लिख रहे हो वही, और फोर्स ऑन 1 लिख रहे हो कुछ और, अंतर क्या सर? बाबले तो नहीं हो गए आप? बाबले तो नहीं हो गए? नहीं, ये बेसिकली है एक पे लगने वाला नेट फोर्स। हां, यही मेरा सवाल है, और कौन लगा रहा है फोर्स? हम तो आपको बोल रहे हैं कि देखो ये भी सही है और ये भी सही है, तो और फोर्स लगा कौन रहा है? और फोर्स लगा कौन रहा है, कोई बता सकते हो? मीडियम, बिल्कुल सही। मीडियम बोलने से अच्छा है मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। अभी अब तुरंत याद आ जाएगा आपको, जैसे हम बताएंगे ना आपको पीछे की चीजें याद आने लगे। याद है कुछ चीज बताया था आपको, पोलराइजेशन, चार्ज पोलराइजेशन। एक एटम होता है, मान लो ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा होता है ना। अच्छा, इस एटम के पास अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले आए, ध्यान से सुनना, अच्छा ये मेटल का एटम नहीं है, ये कंडक्टर का एटम नहीं है, उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जब धपाक से कूद जाएगा, है ना, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो मेटल में, कंडक्टर में दौड़ सकता है इधर से उधर। ये मेटल नहीं है, हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। जैसे बलून हो सकता है, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, फर हो सकता है, माइका हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। क्या दिक्कत है? अबे ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस पॉजिटिव ही होता है ना। अरे मतलब ठीक है ना, चल जग जाओ। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, जिसका सबसे पहले रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके शायद पता किया। रदरफोर्ड ही किया था ना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, किसका था? हाँ, तो उन्होंने बताया था कि सबसे डेंस पार्ट एटम का होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना। ठीक ठाक, जग जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th, और फिर हम मॉडर्न फिजिक्स में वही बात पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देख, होता क्या है, होता क्या है, जैसे इस चार्ज को लाते हो तो ये निगेटिव चार्ज, अच्छा ये बेसिकली जो आप इसके चारों तरफ है, क्या इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमता नहीं, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्रोबेबिलिटी, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये इस क्लाउड में घूमता रहता है। लेकिन जब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आप लाओगे तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन का प्यार इसके तरफ थोड़ा ज्यादा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और ये चूंकि ये कंडक्टर है नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके भाग जाए, तो होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा ज्यादा टाइम बिताने लगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा पुश करेगा।
जिसके कारण ये कुछ बन जाता है ऐसा, इसका पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो जाता है थोड़ा सा। पहले दोनों सेंटर एक ही जगह पे था, अरे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर पे ही होता है ना, नेट मानते हैं ना। तो स्फेरिकल का टोटल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहाँ था, एक ही जगह पे लाई करता था। अब जैसे ये चार्ज आया तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर दिया, क्या बन गया, डायपोल। ऐसे ही जब उस मीडियम में हम दोनों चार्ज को रखते हैं तो उस मीडियम में डायपोल्स बन जाते हैं। कैसे, तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पढ़ा चुके हैं, मीडियम के मॉलिक्यूल इस चार्ज के प्रेजेंस के कारण क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, मतलब वो क्या बना लेंगे, डायपोल्स। और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं, होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स भी लगाता होगा, और वो तो किए भी थे यार। डायपोल एक पॉइंट चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है ना, डायपोल डायपोल से कैसे इंटरेक्ट करता है, सब कर चुके हैं। तो बेसिकली होता क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि फोर्स ऑन वन इज बेसिकली, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं अच्छे से, फोर्स ऑन वन बाय टू प्लस अब इस पे फोर्स लगाने वाला सिर्फ टू ही नहीं है, इस मीडियम के पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू पोलराइजेशन। यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, यहां तक में थोड़ा सा भी 1% का भी दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स ऑन वन है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है? मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स ऑन वन ही है। आप किसी भी चीज पे लगने वाला नेट फोर्स मेजर कर सकते हो, ना कि उस पे लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इतना है, फ्रिक्शन है तो इतना, बट अगर किसी डिवाइस से आप मेजर करना चाहोगे ना तो हमेशा वो नेट फोर्स ही मेजर करके देता। अरे वो क्यों, वो किसी फोर्स में क्यों भेदभाव रखेगा कि हम इसके बारे में बता दें इसके बारे में नहीं बताएंगे। जो डिवाइस होगा वो सिर्फ क्या बताएगा, नेट फोर्स। और आज ही नहीं, पहले भी नेट फोर्स मेजर करने के लिए बहुत सारा डिवाइस था। ठीक है, तो वो वन पे लगने वाला नेट फोर्स बताता। जब भी आप मेजर करोगे तो क्या मेजर करोगे, वन पे लगने वाला फोर्स क्या है, तो वन पे लगने वाला फोर्स दो के कारण, और वन पे लगने वाला फोर्स पोलराइजेशन के कारण। और इसको जनरली मेजर कर पाना काफी मुश्किल काम होता है, इसको मेजर कर पाना काफी टीडियस वर्क है ना, टफ काम। ठीक है, तो मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, फोर्स ऑन वन, नॉट द फोर्स ऑन वन बाय टू। नेट फोर्स वन पे कितना लग रहा है, दैट इज योर मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको आप मेजर कर सकते हो। अभी हमें बोला कि सर मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं थे। अबे जिसको मेजर कर सकते हो, है ना। ठीक है भाई, और एक बात आपसे पूछते हैं, बताते हैं, शायद पहले बताते हैं फिर पूछेंगे। अच्छा यहां पे ये एप्सिलॉन आर को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है ना, वो होता है बेसिकली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बेसिकली मीडियम की परमिटिविटी का रेशियो होता है एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो ये जो एप्सिलॉन आर होगा, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको जनरली हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। के नहीं, कप्पा होता है। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है, तो बुक में लिखा रहता है ना के, तो देखने में वो कप्पा जो है ना आपको के ही लगता थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन रियली में ये कप्पा है, जैसे एप्सिलॉन है ना वैसे कप्पा होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो कहानी थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ पोलराइजेशन है, वन पे लगने वाला जो टू जो फोर्स लगा रहा है वो अभी भी वही है, मीडियम के आने जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह फोर्स ऑन टू बाय वन अभी भी वही रहेगा, के क्यू वन क्यू टू बाय 4πε0r²। ठीक है, लेकिन पोलराइजेशन के कारण वन पे भी कुछ और फोर्स लगने लगेगा और टू पे भी
कुछ और फोर्स लगने लगेगा, यानी अगर हम 2 पे नेट फोर्स की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाय r स्क्वायर। और आप अगेन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो मेजर ही नहीं कर पाओगे, मेजर तो क्या कर पाओगे आप, नेट फोर्स ऑन 2। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो एटम की डिस्कवरी 1910 से लेके 1950 के आसपास हुआ, ठीक है, इस रेंज में, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो वो चारों काम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का, वो इक्वेशन वो 1850 के आसपास लिख दिए थे। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चारों बोले थे, 4 इक्वेशन है, उसी में पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कब लिखे थे, 1850 के आसपास, है ना। 30 से लेकर 70 के बीच में काम हुआ अच्छा खासा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के या एटम के बारे में पता कब चला, एटम की डिस्कवरी 1810 के बाद है, ठीक है। 1800 देख लेना एक बार नेट, सॉरी 1900, 1870 के बाद से ही जो भी कहानी, मतलब उस समय एटम की कोई जानकारी थी नहीं, एटम जब था ही नहीं तो पोलराइजेशन भी नहीं होगा। ध्यान से सुनना, एटम तब था ही नहीं तो पोलराइजेशन कैसे होगा, लेकिन उन्होंने जो भी थ्योरी दे रखी है वो अभी भी मस्त काम करता है ना। तो असल में उस समय की कहानी क्या थी, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया आपका मॉडर्न, कि जो 1 पे लगने वाला नेट फोर्स है वो 1 पे लगने वाला फोर्स है ड्यू टू 2 प्लस फोर्स अप्लाइड बाय पोलराइजेशन ऑफ मीडियम, ये तो ट्रू कहानी, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल का जो, या मैक्सवेल के टाइम में जो थ्योरी थी गलत वो भी नहीं है। जब ये पोलराइजेशन वाला नहीं समझ में आया ना तो चुपचाप मैक्सवेल वाला चेप देना, देखना आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन r वाला। अच्छा, जब भी हम एप्सिलॉन r लिखेंगे तो पोलराइजेशन की चर्चा नहीं करेंगे, और जब पोलराइजेशन की चर्चा करेंगे तो एप्सिलॉन r की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ समझाएंगे हम धीरे धीरे, अब ध्यान से सुनते जाए। कहानी है मैक्सवेल के टाइम की, वो भी तो एक्सपेरिमेंटली फोर्स ऑन 1 मेजर कर पाते थे। अरे वो भी तो फोर्स ऑन 1 मेजर कर पाते थे ना, तो वो क्या मेजर कर पाते थे, फोर्स ऑन 1 की फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, और मेजरमेंट के बाद आता कितना था वो फोर्स, ये। तो उन्होंने बोला, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, कि देखो फोर्स ऑन 1 जो होता है दिस इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। वो सीधा सीधा ऐसे बोलते थे कि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, मतलब हर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। वैक्यूम अलग तरीके से करता है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट है, जो कोई जो मीडियम को अफेक्ट कर रहा है उसका जो मेजरमेंट है वही क्या है, एप्सिलॉन। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट है और मीडियम के लिए अलग अलग, मीडियम के लिए अलग अलग है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को उन्होंने एक नाम दे दिया या, विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो हर मीडियम का ये दिया होता, क्योंकि एक नंबर हो जाता इसीलिए उन्होंने ऐसे डिफाइन कर दिया, है ना। अरे दोनों का सेम ही होगा ना डायमेंशन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहां तक में कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बता दो। तो उन्होंने बोला देख भाई, हर मीडियम अलग अलग तरीके से बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, है ना। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि देखो अगर एक क्यू चार्ज है और इससे r दूरी पे एक पॉइंट है P, और ये एक मीडियम में रखा हुआ है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r है, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत। तो इसके कारण जो यहां पे फील्ड होगा वो फील्ड ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r स्क्वायर, क्योंकि ये फील्ड तो वो मेजर कर पाते थे फोर्स के थ्रू। ये फील्ड कैसे मेजर होता था,
फोर्स मेजरेबल क्वांटिटी थी, और वो फोर्स यहां पे लगने वाले चार्ज पे नेट फोर्स आ जाता था। क्या आता था? नेट फोर्स। और वो नेट फोर्स किसके किसके कारण होगा? चार्ज के कारण और मीडियम के पोलराइजेशन के कारण। लेकिन उनको ना, जब एटम की थ्योरी ही नहीं पता थी तो मीडियम के पोलराइजेशन की बात ही नहीं होगी। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि देख भाई, हर जगह कुछ ना कुछ मीडियम होता है, और हर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, या हर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है ना। तो वैक्यूम किस तरीके से अफेक्ट करता है उसका मेजरमेंट है एप्सिलॉन नॉट। पानी जिस तरह से अफेक्ट करता है तो उसका मेजरमेंट हो जाएगा एप्सिलॉन ऑफ वाटर। माइका जिस तरह से अफेक्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि यह है एप्सिलॉन ऑफ माइका, है ना। उस समय मॉलिक्यूल और एटम की तो कोई बात ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि देख भाई, क्यू चार्ज है जिसको हम किसी भी मीडियम में रखते हैं तो जो फील्ड वो आर दूरी पे क्रिएट करता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/r²। कहानी खत्म। और गलत ये भी नहीं था, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि वो ये मीडियम के का जो इफेक्ट है अलग अलग, सॉरी, चार्जेस के लिए जो अलग अलग मीडियम का इफेक्ट है जिसका मेजरमेंट क्या है? एप्सिलॉन। उसको लेके वो लोग इतना सीरियस थे कि वो लोग बोलते थे कि वैक्यूम जैसी कोई चीज नहीं होती। वैक्यूम में भी एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको ना हम फील कर सकते हैं ना सूंघ सकते हैं, बट है, विच इज कॉल्ड ईथर। विच इज कॉल्ड ईथर, जिसका केमिस्ट्री वाले ईथर से कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में क्या होता है? वो डबल OH, है ना, ROOH ऐसे कुछ होता है ना, ROR, पता नहीं, जो भी हम ऐसे नहीं। OH किसका होता है? अल्कोहल का। OH ना, OOH, और इसका OR होता है, ठीक। तो वो वाला ईथर नहीं। ईथर मतलब जैसे कि यहां पे एयर है ना, पानी है। अगर उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मीडियम क्या हो गया? पानी हो गया। एयर में कर रहे हो तो एयर हो गया। माइका में 2 चार्ज रखा हो तो माइका हो गया मीडियम। उसी तरह अभी वहां पे नहीं जा रहे, हाँ, उन्होंने भी ईथर की चर्चा की। तो उन्होंने जो बोला बेसिकली कि हर मीडियम फील्ड को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, और उस अफेक्ट का मेजरमेंट ही है उस मीडियम का परमिटिविटी, उस मीडियम का परमिटिविटी। कोई दिक्कत? लेकिन बाद में पता चला, मॉडर्न थ्योरी जब आई एटम मॉलिक्यूल्स की, तो पता चला कि 1 पे लगने वाला जो 2 का फोर्स है वो वही था जो पहले था, है ना। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा? एक चार्ज पे एक से ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना, तो क्या होता है? इंडिविजुअल फोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग चीज है, उससे कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहां पे भी ऐसे सोच सकते हो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मीडियम बदलने पे भी नहीं बदलता। समझ में आया? लेकिन 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 जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हुई थी उस समय एटम और मॉलिक्यूल की तो कहानी ही नहीं थी, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि देख भाई, हर मीडियम फील्ड को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, उस अफेक्ट का मेजरमेंट परमिटिविटी है, उस मीडियम की बात खत्म। उस मीडियम की परमिटिविटी है, बात खत्म। यानी क्यू चार्ज रखेंगे तो आर दूरी पे जो वो फील्ड क्रिएट करेगा वो फील्ड ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/r²। बट रियलिटी में क्या होता है कि ये क्यू फील्ड यहां पे अभी भी वही क्रिएट करता है। अगर क्यू के फील्ड की बात करोगे ना तो ये अभी भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² ही क्रिएट करता है। लेकिन जो इसके कारण मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं वो भी फील्ड वहां पे क्रिएट करेंगे। तो इसके कारण जो यहां पे नेट फील्ड होता है, रियलिटी में ये है क्या? नेट फील्ड। लेकिन आपको एक तरीका या बोले जुगाड़ बताते हैं। ये इतना पावरफुल है कि जब डाइलेक्ट्रिक्स या कैपेसिटर के सवाल सॉल्व करते हुए पोलराइजेशन में आप अटक जाओ तो यही जान बचाता। कुछ नहीं करने का, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R रख देने का,
ठीक है, सवाल बन जाएगा, शायद ही फंसोगे, है ना। ये पोलराइजेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं अपने, है ना। हम तो ये जानते हैं कि जो फील्ड होता है वो ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर मीडियम फील्ड को अलग तरीके से अफेक्ट करता है। बस बात खत्म, कोई दिक्कत? तो यहां तक की बात को जल्दी से नोट कर लो। मतलब ये एक चार्ज Q है, ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो R दूरी पे जो नेट फील्ड होगा, अगर हम बोले नेट फील्ड, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाय। बट ये कौन सा फील्ड है? ये नेट फील्ड। समझ में आया? अगर कोई आपसे स्पेशली पूछे कि देख भाई हमको यहां पे फील्ड जानना है Q का, है ना, सिर्फ Q का फील्ड बताने का, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर कोई पूछे कि देखो एक Q चार्ज मीडियम में रखा हुआ है, R दूरी पे कितना फील्ड होगा, तो वहां पे फील्ड क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाय R स्क्वायर। और ये नेट फील्ड है। और ये नेट फील्ड क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायपोल्स। मॉलिक्यूल्स के जो डायपोल बने हैं उनके प्रेजेंस के कारण नेट फील्ड चेंज हो रहा है ना। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी पूछ सकते हो कि देख भाई इस जगह एक पे, मान लो इस पॉइंट का नाम 1 है, तो 1 पे कितना फील्ड है? तो आप सीधा बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाय R स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E एट 1 बराबर E एट 1 ड्यू टू Q प्लस E एट 1 ड्यू टू पोलराइजेशन। है ना। अच्छा, ध्यान से देखो तो Q के कारण जो फील्ड है, बेसिकली जो यहां पे फील्ड है, यहां पे Q के कारण सिर्फ कितना फील्ड होता? ये फील्ड कितना गुना से कम हो जाता है? एप्सिलॉन R टाइम्स। अब बोलोगे सर कम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा ही होती है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। इसका मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड था कहीं पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ठीक है, ये पॉइंट का नाम है 1, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E। क्या था? E। ये कहां पे था? वैक्यूम में। अब हम क्या किए कि चारों तरफ एक मीडियम को ले आए, मतलब जहां जहां फील्ड था हर जगह पे मीडियम आ गया, ठीक है। और अब आपसे कोई पूछे कि 1 पे जो फील्ड होगा, तो आप बोलोगे कि नेट की किसी पर्टिकुलर चार्ज के कारण, तो बोला नेट, तो आप सीधा बोलोगे कि 1 पे जो होगा फील्ड वो होगा बात खत्म। ठीक है। लेकिन बोले कि नहीं एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण पहले वहां पर फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर था, तो अब उसके कारण फील्ड कितना होगा? तो उस पर्टिकुलर चार्ज के कारण अभी वही होगा, है ना। कंफ्यूजिंग, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हुआ, अब तो कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा लगता है ना। और सब चीज को अपने लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी जो भी आता, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम इसी आइडिया को कैपेसिटर में लगाएंगे। किसमें? कैपेसिटर में, ठीक। और वो भी पर्टिकुलरली किस कैपेसिटर में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या दिक्कत? चलो, मान लो एक कैपेसिटर था, ठीक है,
चार्ज वार्ज कर दिए थे, उसको सर्किट से खोल लिए। तो इस यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, इस साइड है, हम बस कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा बना रहा है। मान लो प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज था, कोई दिक्कत? इसके कारण कुछ फील्ड होगा यहाँ पे, मान लो इसका एरिया ए है, तो ये जो फील्ड होता है, याद करो, ये फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहां पे सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा बराबर बेसिकली है क्यू बाय ए। तो बोलो सर ये तो सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अबे इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी इधर ही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे होगा, ठीक। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जहां तक फील्ड था थोड़ा सा बड़ा ही डाल दो, है ना। मतलब जहां जहां फील्ड था वहां वहां पहले वैक्यूम था, अब क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है, आप उसको समझते हैं। समय आ गया जब डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं। तो देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक कुछ खास चीज है नहीं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक, है ना। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच का आइटम है, ऐसा कुछ भी नहीं। डाइलेक्ट्रिक कुछ अलग मीडियम नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि पानी का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। 80 या 81 पानी का होता है ना, 80 डिस्टिल्ड वाटर का होता है, 81 के आसपास रेंज करता है ना। तो पानी क्या है? एयर क्या है? वो भी डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो ये बेसिकली इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब होगा क्या, ध्यान से सुना। ये इंसुलेटर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होने से रहा। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो। कैसे बोलो कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नहीं होता, वो इंसुलेटर हो गया। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खूब सारे, उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो जब इसको इस फील्ड में रखेंगे तो थोड़ा सा इसको अंदर से समझने की कोशिश करता है। आप ऐसे फील्ड लगाया, है ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी तो पोलराइज होंगे, इस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स तो पोलराइज होंगे। और चूंकि आपने फील्ड ऐसे लगा रखा है तो इसके डायपोल्स कुछ ऐसे अरेंज होंगे, देखना, माइनस प्लस। निगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट की तरफ जाना चाहेगा और पॉजिटिव चार्ज फील्ड की तरफ जाना चाहेगा। तो यहां कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये प्लस पहले यहां था तो ये इधर ज्यादा, इधर से फील्ड लगाया तो इधर निगेटिव चार्ज ज्यादा जमा होना शुरू होगा, तो इधर रेसिड्यू पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं, हम बोल सकते हैं कि बीच में चार्जेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। बीच में एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं रफली कि हाँ, बीच में सारे चार्जेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इधर हमको इस सरफेस पे क्या बचा हुआ मिलेगा? निगेटिव चार्ज। और इस पे ऐसा काम कर चुके हैं हम लोग, पहली बार नहीं कर रहे हैं। पोलराइजेशन पहला या दूसरा लेक्चर ही था इलेक्ट्रोस्टैट का, याद आ रहा? अरे कुछ कुछ याद आ रहा है? तो यहां पे कुछ निगेटिव चार्ज आएगा और यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा? अरे आएगा ना, ठीक। अच्छा, पहले फील्ड कितना था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड पूछ ले, सिर्फ फील्ड पूछ रहा है और कुछ नहीं बोला, तो आप क्या बोलोगे? बात खत्म, है ना। इसको बोल देते ई डैश। क्या बोल देते हैं? ई डैश।
जहाँ के ई है वो फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से पहले था, और ई डैश वो फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद है। अच्छा, ये कौन सा फील्ड है? नेट फील्ड। ये जो इस पे क्यू और इस पे माइनस क्यू था उसके कारण वाला फील्ड बदला नहीं है। ये नहीं सोचने का कि उसका फील्ड बदल गया, है ना। ये नेट फील्ड है। कहां पे? तो डाइलेक्ट्रिक में। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अब अगर इसी को मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बोलेंगे कि इस पे कितना चार्ज था? प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो अब ये कुछ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, मान लेते हैं माइनस क्यू, या ऐसे बोल देते हैं माइनस क्यू डैश, और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जो आ गया इस सरफेस पे उसको बोल लेते हैं प्लस क्यू डैश। अब इस क्यू डैश को निकाल सकते हो, इस क्यू डैश को आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, ये मैक्सवेल बाबा बोल के गए कि फील्ड जो होगा यहां पे वो हो जाएगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। और वो तो मेजरमेंट क्या, तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट यही बता रहा था, है ना। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट यही बता रहा था, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको जब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे यहां पे दो कारण से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले क्यू चार्ज के कारण, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण। अरे होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ई डैश। क्या बोल रहे हैं? ई डैश। अच्छा, इसके कारण फील्ड क्या था? सिग्मा बाय, कैसे लिख देते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण तो फील्ड नहीं बदलेगा, जो था वही रहेगा, है ना। अच्छा, इस निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा? इधर। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फील्ड इधर। तो सिर्फ निगेटिव चार्ज का फील्ड अगर हम आपसे पूछें उस डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे कि निगेटिव चार्ज का फील्ड होगा क्यू बाय ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गुड। और ऐसा दो लेयर है तो फील्ड हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू नहीं, क्यू डैश बाय ए एप्सिलॉन नॉट। होगा किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में। और ये फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर प्लस मानते हैं तो माइनस क्यू डैश बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट। फील्ड ड्यू टू क्यू, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बराबर नेट फील्ड। नेट फील्ड क्या? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां से सॉल्व करोगे क्यू के लिए, सॉरी क्यू डैश के लिए, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में बात करते हैं तो के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। तो जनरली के ही लिखा होता है, इसलिए हम भी के ही यूज करें। तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के। लिखो यहां तक जल्दी से। देखो, ये दोनों आइडिया बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों सही है। समझ में आया? तो पहला तो ये होगा कि नेट फील्ड बताओ मैक्सवेल के आइडिया से, तो क्या यूज करने का? एप्सिलॉन आर। तब पोलराइजेशन सोचने का ही नहीं, तब पोलराइजेशन सोचने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सवेल जब बताए थे तो उनको तो एटम पता ही नहीं था, वो तो एक्सपेरिमेंटली बताए।
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एप्सिलॉन आर या के सोच रहे हैं तो पोलराइजेशन नहीं सोचने का, और जब पोलराइजेशन सोच रहे हैं तो के नहीं सोचने का। तो कंफ्यूज मत होना, जब पोलराइजेशन की बात करेंगे तो के की बात नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि मान लो पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, क्या था, ई, और इसको आप मीडियम में डाल दिए हैं, मीडियम इंफिनिटी तक है ना। तो अब उस पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय ई आर हो जाएगा, बात खत्म। वेर ई आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, बस, और कुछ नहीं सोचना। लेकिन अगर आपको मॉडर्न तरीके से सोचना है ना, तो अब यहां पे फील्ड दो कारण से होगा, जिन चार्जेस के कारण था तो था, प्लस फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इस केस में वो अभी पिछले केस में जो बताए थे स्लैब में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले में, वो तो आसान था पोलराइजेशन वाला निकालना। रियलिटी में बहुत टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे पोलराइज हो गए। देखो, मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां कुछ फील्ड था और ये चार्ज ऐसे है, इसको तो अजीब अजीब तरीके से घेरेगा, है ना, सब तरफ से ऐसे अटैक करेगा। केमिस्ट्री में पढ़े नहीं हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो डिजनरेशन ऑफ ऑर्बिटल होता है, ऐसा कुछ केमिस्ट्री भी नहीं पढ़े। चलो, यहां तक बात समझ में आए। सीधा ये सोचने का कि जहां फील्ड पहले ई था, अगर वहां पे हर जगह एक मीडियम में डाल दिए या एक इंसुलेटर यूज कर लिए जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर था या के था, तो अब उस जगह का फील्ड ई बाय के या ई बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा, बात खत्म, है ना। फिर चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, जहां जहां फील्ड था, अगर हर जगह डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं तो जहां जहां फील्ड जो भी था वो के टाइम्स कम हो जाएगा, वो के टाइम्स कम हो जाएगा। और अगर फील्ड के टाइम्स कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर सिंपली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें जिसपे चार्ज Q था, है ना, और पहले पोटेंशियल क्या था, डेल्टा V था, तो पहले कैपेसिटेंस भी क्या रहा होगा, Q बाय डेल्टा V। अच्छा, चार्ज के आने जाने का रास्ता कुछ नहीं, इसमें एक कैपेसिटर डाल दिए, सॉरी डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, के। ये भी समझना, बिल्कुल टच कर रहा है ना, जहां जहां फील्ड है हर जगह उसको होने का, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसको टच कर रहा, और तो और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी होना चाहिए। रीजन बीइंग कि एग्जैक्ट फील्ड जो होता है वो ऐसे नहीं होता, यहां पे आके फील्ड थोड़ा ऐसे हो जाता है, याद है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग। इसलिए हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एज पे करते भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि एज वाला लफड़ा आईटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, है ना। तो बात भी हम कहां की कर रहे होते हैं, बीच की। तो बीच में हर जगह फील्ड पहले जो था अब क्या हो गया होगा, के टाइम्स कम हो गया होगा, तो पोटेंशियल भी के टाइम्स कम होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा बी बेसिकली ई डॉट डी हो जाएगा। यहां पे मेरे पहले फील्ड ई था तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई डॉट डी या ई इंटू डी। अब फील्ड कितना हो गया, ई बाय के, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम चार्ज है लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, कम, तो मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, ज्यादा। क्योंकि कैपेसिटेंस वाज बेसिकली द मेजरमेंट कि हम कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं कितने कम पोटेंशियल पे, याद आ रहा है ना। तो
तो जैसे इसमें स्लैब डालोगे तो जो पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q बाय डेल्टा V था वो अब क्या हो जाएगा, Q बाय डेल्टा V बाय K, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो C डैश बराबर हो जाएगा K C नॉट। नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K C नॉट, है ना। अरे होगा। अच्छा पहले मतलब कैपेसिटेंस अगर पहले A एप्सिलॉन नॉट बाय D था तो अब क्या हो जाएगा, A के एप्सिलॉन नॉट बाय D। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही है कि कुछ भी नहीं आ रही? तो मतलब एक फायदा हमको समझ में आया। पहले तो K का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, दैट मीन्स C डैश C से बड़ा होगा, है ना, है ना। मतलब अगर हम ऐसा मटेरियल यूज करें डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जिसका K का वैल्यू 80 हो, जैसे वाटर का, उससे भी ज्यादा होता है, कुछ डाटा आपको चला ही नहीं, 600 तक 700 तक आराम से मिल जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, 600 700, है ना। तो क्या फायदा होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसलिए तो बोले थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो के कारण जो आजकल एक फैराड का कैपेसिटर भी मिल जाता है छोटे से साइज में। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है। और लास्ट में थोड़ा सा और बताएंगे कि ऐसा मटेरियल बनाया कैसे जा सकता है ना। तो जनरली जानते हो कैपेसिटर बना कैसे होता है, देखो ऐसा एल्युमिनियम का फॉइल लेते हैं, मेटल नहीं फॉइल, क्योंकि उसके मोटाई से थिकनेस से कोई फर्क नहीं होता कैपेसिटेंस पे, ठीक है। या किसी भी मेटल का ऐसा प्लेट ले लिया, ठीक है, प्लेट नहीं फॉइल, फॉइल देखते हो कैसे टूट जाता है। क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, जैसे कॉपी ला, एक डाइलेक्ट्रिक लिए, इसके एक साइड इसको चिपका दिए और एक साइड इसको चिपका दिए, ठीक है। जनरली लेंथ बहुत ज्यादा होता है, विड्थ थोड़ा कम होता है उसके रिस्पेक्ट में, और ये उसके रिस्पेक्ट में ये साइज क्या, ये डायमेंशन बहुत कम होता है, ठीक है, कुछ मिलीमीटर का गैप होता है ना। चिपका दिए, बन गया कैपेसिटर तैयार। उसको और छोटा करने के लिए इसको फोल्ड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, ऊपर भी एक इंसुलेटर का लेयर कि ये मेटल को टच नहीं कर, ऊपर भी इंसुलेटर का एक लेयर और नीचे भी इंसुलेटर का एक लेयर देके इसको फोल्ड कर दिए और एक सिलेंडर में डाल दिए, आपके घर पे मिल जाता है, पंखा में लगाओ। अरे डब्बा जैसा होता है ना गोल, तो ये मत सोचना कि वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ठीक है। उसको बनाया गया और चूंकि ज्यादा जगह नहीं ले, मस्त उसको फोल्ड किया, उस डब्बे में डाला, बंद, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का एक रोल तो हो गया कि कैपेसिटेंस बढ़ा दे रहा, दूसरा रोल सपोर्ट देता है दोनों प्लेट को, और कैपेसिटर, अच्छा इन दोनों प्लेट के बीच लगने वाला फोर्स भी निकाले थे, याद करो 2-3 क्लास पहले, कि पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना भाई कैपेसिटर में, सॉल्व भी किए थे कितना फोर्स से आता है, ठीक है। अच्छा याद नहीं है, ठीक है। ऐसे देखते हो ना जैसे कि कभी पढ़ा ही नहीं, 2-3 क्लास पीछे का कॉपी पलट के देखो, मिल जाएगा कि फोर्स कितना लगता है, एक कैपेसिटर प्लेट दूसरे पे कितना लगाता है। तो वो अगर कैपेसिटर को सीधा सीधा छोड़ दोगे तो दोनों मेटल क्या होगा, चिपक गया, खत्म कैपेसिटर, वो तो रेसिस्टर बन गया, पाथवे हो गया करंट के फ्लो का। अरे करंट के फ्लो, कैपेसिटर पाथवे नहीं देता, करंट ये बैटरी इधर चार्ज तोड़ा और इधर आके चिपका दिया, और वो जैसे चिपक जाएगा तो वो क्या हो गया, शॉर्ट, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना। तो वो अब कैपेसिटर है ही नहीं, क्या बन गया, रेसिस्टर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट लेके एक आदमी खड़ा बीच में, ये देखो मेरा कैपेसिटर, है ना, दोनों प्लेट ऐसे पकड़े हुए,
तो बीच में इंसुलेटर डाल देते हैं जो कि सपोर्ट का भी काम करता, दोनों प्लेट को चिपकने भी नहीं देता है ना, और कैपेसिटेंस तो बढ़ाता ही है, ये तो और फायदा। दूसरा एक चीज पढ़ते हैं, एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, याद आ रहा? ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे कि भाई कैपेसिटर का लिमिट क्यों होता है, कैपेसिटेंस की बात क्यों करते हैं, वो तो तभी करेगा ना जब लिमिट होगा। तो बताए थे कि एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो चार्ज फ्लो करने लगता, एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। अच्छा, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या था? तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज बेसिकली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच ब्रेकडाउन स्टार्ट्स, और एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ था 3 × 10⁶। इससे ज्यादा वोल्ट अगर हो जाए तो क्या हो जाता है? एयर का ब्रेकडाउन, सॉरी वोल्टेज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो जाए तो एयर का क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन। लेकिन बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जिनका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एयर से बहुत ज्यादा होता है। अगर बीच वाले मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया तो चार्ज फ्लो करने लगेगा उसमें इधर से उधर, फिर कैपेसिटर क्या हो गया? बर्बाद। चार्ज को तो फ्लो नहीं करना है ना इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ, वो कर गया तो कैपेसिटर बर्बाद हो गया, शुरू में ही बताया थे। क्योंकि फिर चार्ज कैसे स्टोर करेगा भाई, इस पर चार्ज दोगे वो इधर चला है ना। तो ऐसा मटेरियल बहुत इजीली बन जाता है जिसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एयर से ज्यादा हो, है ना, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सके। तो एक ये भी फायदा समझ में आया। तो ये सब बहुत सारा फायदा डाइलेक्ट्रिक यूज करने का, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं होता। ये पंखा वाला फोड़ के देखना कभी, जब खराब हो जाए तब, तो उसमें मिलेगा आपको प्लास्टिक होता है, फिर एक मेटल होता है, फिर प्लास्टिक होता है, फिर सॉरी प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक मेटल प्लास्टिक, और उसको ऐसे गोल करके उसमें सैंडविच करके डाल दिया। बात समझ में आई? तो इतना फायदा है डाइलेक्ट्रिक का, तो इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी था, है ना। तो ये सब नोट करो जल्दी से। चलो अभी तक की बात को थोड़ा सा जल्दी से समराइज करें। तो एक का फोर्स जो दो पे होगा या जो दो का फोर्स एक पे होगा, वो किसी भी मीडियम के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पे लगने वाला नेट फोर्स बदल जाएगा, बिकॉज पोलराइजेशन के कारण अब मीडियम के मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, है ना। चलो इसको दो तरीके से समझने का, दो पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो मैक्सवेल वाला पुराना वाला, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई मीडियम की परमिटिविटी बदल जाती है, बात खत्म। पहले परमिटिविटी E0 थी, तो अब परमिटिविटी ई हो गई, अलग अलग मीडियम का ई अलग अलग होगा। और एक चीज डिफाइन किया गया, रिलेटिव परमिटिविटी ER या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, उसी को बोलते हैं। जब इंसुलेटर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पटक देते हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम? डाइलेक्ट्रिक। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इसलिए K हम ज्यादा यूज नहीं किए थे उसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में भी याद हो तो, है ना। हम एप्सिलॉन नॉट के टर्म में ज्यादा यूज करते थे, याद आ रहा। फील्ड वगैरह जो लिखते थे चार्ज स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, याद आ रहा, उसके अंदर फील्ड था σx/3 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा। तो कहानी अभी तक यही है। उसके बाद क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक को, मतलब बेसिकली ये बात है, कहीं पे फील्ड है वहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो फील्ड का वैल्यू K टाइम्स कम हो जाता, K टाइम्स कम हो जाता। और ये उस फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता जो ओरिजिनल फील्ड था। असल में ये नेट फील्ड जो होता है वो ओरिजिनल फील्ड का K टाइम्स हो जाता है। और ये फील्ड दो कारणों से होता है, जो पहले चार्ज है उनके कारण, और जो अभी इंड्यूस चार्ज है उनके कारण, या पोलराइज्ड बोलो, इंड्यूस टर्म यूज करना ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत? फिर आपको सिचुएशन दिखाया कि डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालने से क्या फायदा होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना, क्योंकि सेम चार्ज अब हम कम वोल्टेज पे स्टोर कर सकते हैं। वही चार्ज पहले V पे स्टोर होता था, डेल्टा V/K पे स्टोर हो जा रहा है ना। तो क्या हो गया मेरा, जैसे ही आप देखो कैपेसिटर को बढ़ाने का तरीका है, या तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करे या सेम चार्ज कम पोटेंशियल पे स्टोर कर ले, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया सेम चार्ज क्या कर रहा था,
कम पोटेंशियल पे स्टोर कर रहा था, दैट मीन्स कैपेसिटेंस बढ़ गया के टाइम्स। तो एक फायदा तो ये हो गया। अब तो बेसिकली दो पॉइंट ऑफ व्यू था, एक मैक्सवेल वाला है और ये एक नया वाला पोलराइजेशन वाला। ये क्या बोलता है, देखो जो फील्ड था सो था, मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए इसलिए वो भी फोर्स या फील्ड अपना क्रिएट कर लिए, तो जिसके कारण नेट फील्ड चेंज हो गया। कोई दिक्कत? अब दो इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। पहला कि टेम्परेचर का क्या असर होता है पोलराइजेशन पर, टेम्परेचर का क्या असर होता है के पे, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कोई बता सकते हो क्या टेम्परेचर का क्या असर होता होगा? देखो दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पढ़े हो कि नहीं केमिस्ट्री में? पोलर मॉलिक्यूल में आपका जैसे HCl, H2O, CO, है ना। नॉन पोलर में N2, है ना, ये सब नॉन पोलर है। और कौन सा? मीथेन। मीथेन नॉन पोलर होता है, ठीक, हमको नहीं पता, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर दो तरह के इंसुलेटर, दो तरह के हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिनमें ऑलरेडी डायपोल बना हुआ, और नॉन पोलर का मतलब होता है जिनमें ऑलरेडी डायपोल नहीं बना हुआ है। वो मॉलिक्यूल्स या एटम ऐसे थे जो दिखाए स्टार्टिंग में, और वो फील्ड में आते ही डायपोल बना लेते हैं, तो उनको बोल दिए नॉन पोलर। दोनों पे टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट होता है। पहले हम लोग बात करते हैं पोलर की। जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे। मान लो उनका स्लैब है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे इसमें रैंडमली होगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये डायपोल्स अरेंज हो जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब हम ऐसे फील्ड लगा दिए तो ये डायपोल सब अरेंज होना शुरू होगा ऐसे। होगा ना। अच्छा, अगर हम इसी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनका जो रैंडमनेस है वो ज्यादा हो जाएगा, इन मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब अब उसको अलाइन करना मुश्किल होगा कि आसान? मुश्किल होगा। अब ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उनको अलाइन करना मुश्किल होगा, उनको पोलराइज करना मुश्किल होगा। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या जो पोलर सब्सटेंस होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगा, है ना, और जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, है ना। तो उनको पोलराइज करना या अलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत? नॉन पोलर के साथ क्या होगा? अरे नॉन पोलर के साथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाह, ताली बजा दो एक बार। एक में घटा दो, एक में बढ़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक पोलर था, एक नॉन पोलर है, तो एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। गधा, उल्लू। सुनो, नॉन पोलर में कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। क्यों नहीं पड़ता वो बता देते। नॉन पोलर में पहले से क्या डायपोल बना हुआ है? क्या पहले से डायपोल बना हुआ क्या? नहीं है ना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे, ठीक है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन नॉन पोलर में डायपोल बनता ही किसके कारण है? एक्सटर्नल फील्ड के कारण। तो भाई ठीक है, पहले यहां बनता, आज यहां बन जाएगा। अरे वाइब्रेट कर रहा है तो पहले वो मॉलिक्यूल यहां था, पहले तो वो सिंपल था ना, पोलराइज तो था नहीं, तो वो आज यहां है, कल यहां होगा, परसों यहां होगा।
तो भाई अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगाएंगे तो चलो यहाँ हो या यहाँ हो, जहां पे भी होगा वो डायपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे है ना, पोलराइजेशन होगा ना उसका, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता वो। क्यों? क्योंकि वो पोलराइज ही हो रहा है फील्ड के कारण। तो यहां पोलराइज हो कि यहां पोलराइज हो, उससे हमको क्या मतलब? और वो ऑलरेडी अलाइन होके ही पोलराइज होगा। अरे वो थोड़े होगा कि ऐसे हम फील्ड लगाएं, ये सिंपल ऐसे था तो ये पहले ऐसे बनाएगा डायपोल ना, तो डायपोल यहां हो या यहां हो, हमेशा डायपोल ऐसे ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि इस फील्ड के कारण ही तो ये पोलराइज हो रहा है। तो ये ऑलरेडी अलाइंड सिस्टम होगा किसी भी टेम्परेचर पे। अरे होगा ना, तो इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में के पर कोई के का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अगर एक नंबर वाला सवाल पूछ ले या ट्रू फॉल्स में पूछ ले तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो अच्छा कैपेसिटर होता है वो कैसे बनाया जाता है। क्या करते हैं, एक पोलर सब्सटेंस लिए, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिए तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और उसको क्रिस्टलाइज कर दो वहीं पे, ठीक है। अब वो अलाइंड हुए थे, फिर से जब छोड़ोगे तो ये ऐसे से घूम जाते, लेकिन क्रिस्टलाइज कर दिए तो वो अलाइन ही रहेंगे, है ना। पहले से अलाइन है, अब उसको यूज कर लो, है ना। उसका के का वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन उसमें एक पंगा, उस तरह का कैपेसिटर जब भी आप बनाओगे जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाइन करके या मतलब क्रिस्टलाइज करके डाले हैं, तो उसका प्लस माइनस पहले से ही फिक्स हो जाए। ऐसे कैपेसिटर में प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। बैटरी उलट देते थे, याद है, जो माइनस था वो प्लस बन जाता था, जो प्लस है वो माइनस बन जाता था। अरे जैसे चार्ज कर रहे हो उसी पर डिपेंड करता है ना। सस्ता वाला कैपेसिटर लोग उसमें प्लस माइनस नहीं लिखा रहता कैपेसिटर में, कहीं पे लगा दो मस्त, ठीक है। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी के महंगे वाले कैपेसिटर होते हैं उसमें ऐसे क्रिस्टलाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। इसमें उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो डायपोल बर्बाद हो जाएगा। अरे इसमें मान लो हमको इस प्लेट पे प्लस चार्ज चाहिए और इस पे माइनस, तो इसके अंदर पोलराइजेशन कैसे हुआ था देखे थे अभी। यहां कुछ माइनस चार्ज आया था और यहां प्लस आया था ना। अब हम क्या किए, ये तो पोलराइजेशन फील्ड किया था, अब हम पहले से पोलराइज डाल दिए, है ना, जिसका के और ज्यादा था, तो यहां पे फील्ड और कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें प्लस माइनस अब फिक्स हो गया। अगर इसमें यहां पे माइनस वाला कनेक्ट कर दिया, यहां वाला प्लस वाला, बेकार हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा ना। तो अच्छे कैपेसिटर्स में प्लस माइनस फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टलाइज करके डाला है कि नहीं। बात समझ में आई? अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं, बस बता दिया आपको। तो यही टेक्नोलॉजी यूज करके छोटे साइज में बड़ा कैपेसिटर तैयार हो जाता है, ठीक है। अमेजन पर सर्च मारना, अब एक फेरेड वगैरह का भी कैपेसिटर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें प्लस माइनस लिखा रहेगा। और सस्ते वाले कैपेसिटर में तो थोड़ा सा लोकल ऑर्डिनरी दुकान पे जाओ तो ऐसा कैपेसिटर भी मिलेगा जिस पर कुछ लिखा ही नहीं रहता, पूरा सफेद डब्बा, है ना, देखे हो, कुछ नहीं लिखा रहता। लो पंखा में लगा लेना, जाओ, प्लस माइनस तो दूर का चीज, जाओ लगा लेना, है ना। थोड़ा सस्ता वाला कैपेसिटर लोगे, कुछ नहीं, ले जाओ, क्योंकि उसमें प्लस माइनस का कोई पंगा ही नहीं है ना। जिसको प्लस से जोड़ दो प्लस होगा, जिसको माइनस से जोड़ दो माइनस होगा, लेकिन इसमें पंगा हो जाएगा। तो ऐसे कैपेसिटर पे प्लस माइनस मेंशन रहता, उल्टा लगाओगे धमाका धुमाका होगा, जो होना बर्बाद हो जाएगा जनरली। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसमें इसका लेंथ मान लो L इंटू L है, ठीक है। प्लेट का एरिया क्या है, L इंटू L, मतलब लेंथ भी L और
विड्थ भी L, ये सेपरेशन मान लो D है, ठीक है, K1 K2 है, ठीक है, इसको बैटरी बैटरी से जोड़ दिए। तो मेरा पहला सवाल है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में उसको बोलते हैं E1, और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोलते हैं E2। तो हम आपसे पूछते हैं E1 बटे E2। पहला सवाल जल्दी से बना। ये मेटल का प्लेट है कैपेसिटर का, है ना, तो E1 बाई E2 बता। K2 बाय 1 होगा। ध्यान से सुनते जाना लॉजिक, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले कैपेसिटर नहीं था तो कुछ फील्ड रहा होगा, अरे कैपेसिटर जब मतलब सॉरी ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कुछ फील्ड था, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं तो यहां से यहां आने पे ध्यान से सुनना पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना पड़ेगा, चाहे आप यहां चलो चाहे आप यहां चलो। क्यों सर? अरे इस मेटल का कुछ पोटेंशियल होगा, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका कुछ और पोटेंशियल होगा, ये दूसरे से कनेक्टेड है, और पूरे कंडक्टर में कहीं भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता, कंडक्टर का वो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सर्विस होता, तो इस पूरे का पोटेंशियल मान लो V1 है और इस पूरे का पोटेंशियल V2 है, तो सेम ही होगा। मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहां मेजर करो या यहां मेजर करो सेम ही होगा, सेम होगा ना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इस केस के लिए? इनटू डी। तो यहां से यहां मूव करो पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही आएगा जितना यहां से यहां मूव करोगे, तो E1 डी इक्वल टू E2 डी, तो E1 बराबर E2। समझ में आया? अच्छा सर यहां तो अलग अलग है और फील्ड बराबर हो गया, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बदल गया, यहां के एरिया में अलग चार्ज डेंसिटी होगा और यहां वाले में अलग चार्ज डेंसिटी होगा, समझे? सिग्मा ही बदल जाएगा ताकि फील्ड बराबर बराबर रहा, है ना। तो वही सवाल सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। फिर तुक्का मत मारना, पहले खुद से ट्राई करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की बात कर रहा हूं, यहां मान लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो यहां जो फील्ड है E1, E1 कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K1 लिखा जा सकता है। यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू E1 एप्सिलॉन नॉट K1। इसी तरह सिग्मा 2 E2 एप्सिलॉन नॉट K2, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बराबर K1 बाय K2। ठीक है, अगला सवाल, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताना है। कोई बताओ? तुक्का लगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में तुक्का लगाना अलाउड है, जब पढ़ा दें उसके बाद तुक्का लगाना अलाउड नहीं। देखो यहां से यहां तक अलग कैपेसिटर डील करो और यहां से यहां अलग कैपेसिटर लो और दोनों को पैरेलल में मान लो। आप बोलोगे सर पैरेलल में क्यों मान ले? तो जितना पोटेंशियल यहां का उतना ही पोटेंशियल यहां का, और जितना पोटेंशियल यहां का उतना ही पोटेंशियल यहां का, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इसको अलग कैपेसिटर ट्रीट कर लो, इसको अलग कैपेसिटर ट्रीट कर लो, है ना। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल है और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लेंथ टोटल L था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A/2। टोटल एरिया अगर ये था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा A/2। ये अभी इसमें कोई चेंज नहीं है।
अच्छा ये K1, ये K2, तो इसको बोल दो कैपेसिटर 1, इसको बोल दो कैपेसिटर 2। तो C1 क्या आएगा मेरे हिसाब से, C1 बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। और C2 कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो घर से ये करके आइएगा पहले, फिर आगे बात करेंगे। का बिल्कुल टच किया हुआ है, ये मत सोचना अलग है, ठीक है, दिखाने के लिए सिर्फ अलग बताऊं। K1 K2, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना L/L, और ये D, ठीक है। L/L को क्या बोल रहे हैं, A। ट्राई करके आइएगा, फिर आगे बात करेंगे।